हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीको। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है? इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, क्या देखा था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही वो चार्ज अटेन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग में आ जाती है। जैसे ही कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किया जाएगा, वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करेगा और जैसे जैसे उस चार्ज को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। वही अगर उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज आया है तो और क्या आएगा उसके सराउंडिंग में, पोटेंशियल आएगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा उसके सराउंडिंग में। ठीक, तो जब भी कोई बॉडी चार्ज अटेन करता है तो उस चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और पोटेंशियल भी आता है। दूसरी चीज हमने क्या देखा, जब भी किसी कंडक्टर के, जैसे मान लिया कि स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके आउटसाइड में हमें पोटेंशियल लिखना था, तो हम क्या लिखते थे, V विल बी गिवन एज के क्यू बाई आर। इसको स्मॉल आर से नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या कहते हैं, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा इसके सराउंडिंग में क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो जो आपका पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज सप्लाइड के। तो किसी भी कंडक्टर को जैसे जैसे हम चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, उसके सराउंडिंग में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज सप्लाई किया गया है। अगर ज्यादा चार्ज सप्लाई किया जाएगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम चार्ज सप्लाई किया गया तो पोटेंशियल भी कम होगा हर एक पॉइंट पर। नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहां पर, अब इस प्रॉपर्टी को जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो चार्ज को होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रहा है, या कहीं एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जो क्या कर सकती है, वर्क डन कर सकती है। उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसका पोटेंशियल। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कंडक्टर के कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस विल बी डिफाइंड एज, इसको डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इट डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज by conductor according to its shape, size and surrounding medium, according to its shape, size and surrounding medium। तो जो उसकी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसके शेप, साइज और सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंगली वही क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस कही जाएगी। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप पर, साइज पर और सराउंडिंग मीडियम पर। कैसे करता है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल हम क्या कहेंगे, किसी भी कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब यहां पे एक चीज आता है, हमें डाउट होता है, हम क्या कहते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगा क्या मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बताता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं कह रहा है कि मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, बस ये बता रहा है कि चार्ज को ये होल्ड कर सकता है। अब कितना चार्ज होल्ड कर सकता है ये सब कहानी अलग है, मैक्सिमम चार्ज कितना होल्ड कर सकता है ये कहानी अलग होगी, और किस पे डिपेंड करेगा हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि किसी भी कंडक्टर की मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी उसके शेप, साइज और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, ना कि उसके कैपेसिटेंस पे। हाँ, ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस कभी भी मैक्सिमम चार्ज होल्ड बाय कंडक्टर को नहीं बताता है। कैपेसिटेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि ये डिफाइन कर रहा है मैक्सिमम चार्ज वो कितना होल्ड कर सकता है।
ठीक, तो इससे हम बचेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, नोट करके अगर इस पॉइंट को लिखना चाहें, कैपेसिटेंस does not mean maximum charge holding capacity of a conductor. Maximum charge holding capacity of a conductor. अब मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है उस कंडक्टर की सराउंडिंग जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है कितना। जो सराउंडिंग मीडियम है अगर वो अपने ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को अचीव कर गया तो उसके बाद फर्दर और ज्यादा चार्ज आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि जो मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, तो वी कैन से मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर depends on shape, size and breakdown strength in which conductor is placed. अब देखते हैं इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस होगा, डिपेंड करेगा किस तरह शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करता हो। तो आपको याद होगा, मान लीजिए कि हम जनरल कंडक्टर ले लेते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म शेप का कोई कंडक्टर है तो हम क्या कहते थे, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके लोकल रेडियस के, यानी जहां पे रेडियस जितना कम वहां पे चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा, यानी जहां पे जितना शार्प होगा यानी ये देखिए इस पॉइंट पे ज्यादा शार्प है तो इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे इसका क्या है, बहुत कम, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो क्योंकि चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट पे इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इस पॉइंट पर ज्यादा होगा। ठीक, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। बाकी पॉइंट्स के कंपैरिजन में, अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सराउंडिंग मीडियम क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक, अब हम चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। तो जो अगर इसका मान लीजिए ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ इस डाइलेक्ट्रिक इस फील्ड का E नॉट है, तो पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है, तो सबसे पहले E नॉट पे कौन पहुंचेगा, अदर पॉइंट्स पे, क्योंकि इंटेंसिटी कम है, इसका क्या है, डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी, तो जो सबसे पहले E नॉट को अप्रोच करेगा वो ये वाला पॉइंट होगा। इस सरफेस पे E नॉट सबसे पहले अप्रोच होगा, बाकी पॉइंट्स पे क्या रहेगा, E नॉट से कम ही रहेगा अभी। हाँ, चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, बाद में E नॉट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कौन अचीव करेगा, ये वाला पॉइंट अचीव करेगा। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होता क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक क्या कर जाए, दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाए। अभी तो क्या है, ये डाइपोल फॉर्म कर रहा है, प्लस माइनस, पर होता क्या है, डाइपोल फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक, तो अब होगा क्या, वक्त के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाना चाहेगा,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाए कि इसका इंटरेक्शन जो था वो वीक पड़ जाए, तो दोनों क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले ई नॉट यानी इसका जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ था, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्रोच करने के पास डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, वो यहां पे अप्रोच हो गया, अचीव कर लिया गया। यानी जैसे ही यहां पे ई नॉट होगा, डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी इन सेकेंड कंडीशन वी कैन से दैट क्योंकि इस वाले पॉइंट पर सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अचीव होगा, यानी क्या होगा, चार्जेस ब्रेक डाउन कर जाएंगे कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस। अच्छा यहां प्लस चार्ज है, इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या कर गया, ब्रेक कर गया। ये क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। अब माइनस प्लस, पहले डाइपोल ऐसे कुछ फॉर्म हो रहा होगा, तो अब क्योंकि ये ब्रेक कर चुका है, तो चार्जेस क्या करेंगे, जाके इससे कंबाइन होना चालू करेंगे इसके सरफेसेस पे। तो अब एक्स्ट्रा चार्ज जो भी सप्लाई किया जाएगा, वो चार्ज क्या करेगा, सराउंडिंग में फ्लो करने लगेगा। यानी यहां से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक्वायर किया जाने लगेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चार्ज लीक करने लगेगा। तो जैसे ही ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अचीव कर ली जाएगी बॉडी की, तो अब चार्ज क्या करने लगा है, इससे सराउंडिंग में लीक डाउन करने लगेगा। यानी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा वो कहां चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। तो क्या फर्दर हम चार्ज इसका इंक्रीज कर पाएंगे, इस कंडक्टर की चार्ज हम फर्दर इंक्रीज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चार्ज लीक होने लगा है। तो अब जो भी यहां पर देंगे वो क्या करेगा, लीक करके बाहर चला जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अचीव हो चुका है। और ज्यादा चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, तो अभी तो यहीं पे ब्रेकडाउन हुआ है, बाकी सरफेसेस पे भी ब्रेकडाउन होने लगेगा। जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, उतनी ज्यादा चार्ज लीक करेंगे। यानी एक बार डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया तो फर्दर आप इसके पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्दर चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा हमारा। तो यहां से ये समझ में आ गया क्या है, सराउंडिंग के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब ये समझिए दोनों सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं। एक को हमने ऐसे डाइलेक्ट्रिक में रखा जिसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम है, एक को हमने ऐसे डाइलेक्ट्रिक में रखा जिसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो कौन ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा, जिस मीडियम में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं इस रिजल्ट को देखने के बाद, व्हेन, सबसे पहले हमने क्या कहा, क्योंकि जहां पे लोकल रेडियस कम है हम क्या कहेंगे, चार्ज डेंसिटी will be maximum at maximum where radius is smaller, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे क्या है, लोकल रेडियस की बात कर लेते हैं, उस पोजीशन के रेडियस की बात कर रहे हैं। स्मॉलर तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम will be first achieved at this position। सबसे पहले ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहां पे अचीव किया जाएगा, इस पोजीशन पर। और एक बार ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अचीव कर लिया गया तो फिर क्या होगा, चार्जेस विल स्टार्ट लीकिंग from the surface of conductor where dielectric breakdown occurs।
जिस पोजीशन पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ है वहां से चार्ज क्या होगा, लीक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तब इस बेसिस पे अगर हमें डिसाइड करना हो तो हम क्या कहें, मान लीजिए एक कंडक्टर ए है, ठीक, इसको सराउंडिंग में रखे हैं जहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ सपोज ER1 है। सेम मटेरियल एक ऐसे जगह रखा हुआ है जहां पे क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ER2 है। तो हम क्या कहेंगे, अगर ER1 इज ग्रेटर देन ER2 तो किस केस में ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा? कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा दोनों का, कैपेसिटेंस दोनों ही केस में बात किया जाए तो कंडक्टर का सेम रहेगा। कैपेसिटेंस सिर्फ शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों का शेप एंड साइज सेम है, यानी कैपेसिटेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन ये वाला कंडक्टर क्या है, जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन ज्यादा है वहां पे चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, यहां पे चार्ज क्या होगा, कम स्टोर होगा। दोनों पोजीशन पे कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। तो कैपेसिटेंस तो सेम है लेकिन दोनों की मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट है। यहां पे जो Q मैक्स स्टोर हो सकता है, Q मैक्स इन फर्स्ट केस, और यहां पे जो Q मैक्स स्टोर हो सकता है, Q मैक्स इन सेकेंड केस। तो किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ER1 ज्यादा है, इसका ब्रेकडाउन ज्यादा है, यानी आप क्या कहेंगे कि इस वाले केस में Q मैक्स 1 ज्यादा होगा इन कंपेयर टू Q मैक्स 2। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा यानी चार्ज कम स्टोर हो पाएगा। इस वाले केस में ब्रेकडाउन लेट से होगा, ज्यादा चार्ज लेने के बाद होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद होगा, यानी यहां पर जो चार्ज स्टोर होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक चीज तो हम यही देख लीजिए, हमने कहा था कि कैपेसिटेंस एक्चुअली में मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बताता है, ये सिर्फ बताता है कि ये कंडक्टर चार्ज को होल्ड कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो हमने इसको कैपेसिटेंस कहा। जबकि जो मैक्सिमम चार्ज है, देखिए यहीं पर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है लेकिन सराउंडिंग अलग अलग होने की वजह से क्या हो गया, Q मैक्स डिफरेंट हो गया। अब यहीं पे हमने बोला था ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, तो वो कैसे करता है देखते हैं। मान लीजिए दो कंडक्टर लिया, डिफरेंट इन शेप एंड साइज क्या, पर इसकी कैपेसिटी सेम रखते हैं। इसके पास एक शार्प एज था, इसके कंपेयर में जो दूसरा कंडक्टर है इसका एज उतना शार्प नहीं है कहीं पे भी, ये थोड़ा यूनिफॉर्म टाइप का है। अब यहां पे देखिए इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसके कंपेयर में इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी ये क्या है, अगर दोनों को हम सेम मीडियम में ही रखे हैं, दोनों को हमने क्या किया है, सेम मीडियम में ही रखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड केस दोनों क्या है हमारा, सेम मीडियम में है। लेकिन क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी इसके हर एक पॉइंट के कंपेयर में यहां पर ज्यादा होगी, यानी ये क्या करेगा, मीडियम का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ पहले अचीव कर लेगा। इस कर्व की वजह से ये क्या करेगा, मीडियम का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ पहले अचीव कर लेगा इन कंपेयर टू दिस, यानी यहां पे जो मैक्स चार्ज होल्ड होगा वो क्या होगा, Q मैक्स इन फर्स्ट केस विल बी लेस देन Q मैक्स इन सेकेंड केस। इसके शेप की वजह से, क्योंकि यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो इस पोजीशन पे है इसके कंपेयर में, आप सेम चार्ज दोनों को सप्लाई करिए, इसके हर एक पॉइंट में जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो इसके कंपेयर में क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि इस पॉइंट का लोकल रेडियस क्या है, कम है, यानी यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने वाला है, यानी ये जल्दी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा। ब्रेकडाउन को जल्दी अचीव कर लेगा यानी सराउंडिंग मीडियम के क्या होगा, ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, यानी चार्ज जल्दी लीक करने लगेगा। जितना जल्दी ब्रेकडाउन होगा उतना जल्दी चार्ज लीक करना चालू कर देगा। तो इस केस में जो मैक्सिमम चार्ज होल्ड किया जाएगा इन कंपेयर टू दिस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग के मीडियम पर, कितना जल्दी ब्रेकडाउन हो रहा है, जितना जल्दी ब्रेकडाउन होगा उतना जल्दी चार्ज लीक करने लगेगा, यानी जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा रहा है वो डिफाइन नहीं कर सकते। अब वो मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर किया जा रहा है वो क्या होगा, उसके ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ और चार्ज के लीकेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना जल्दी चार्ज लीक होगा उतना कम चार्ज स्टोर कर पाएगा। अब शेप क्या है उसका, शेप कुछ ऐसा हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहे उसके पास, तब क्या होगा, लीकेज ज्यादा होगा,
क्योंकि ब्रेकडाउन जल्दी अचीव किया जाएगा। हम किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका क्या है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ही कम है, तो उस केस में भी क्या होगा, ब्रेकडाउन जल्दी होगा। ठीक, ऐसे आगे देखते हैं। हम यहां से एक पॉइंट लिख कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की। मैक्सिमम चार्ज होल्ड बाय ए कंडक्टर। अच्छा, मैक्सिमम चार्ज होल्ड बाय ए कंडक्टर समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, कैपेसिटेंस। तो किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए हमने क्या देखा अभी, कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज होल्ड बाय ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तब यहां पे क्या लिखते हैं, Q विल बी इक्वल टू C इंटू V, जहां C क्या है हमारा कैपेसिटेंस, Q क्या है चार्ज सप्लाइड, और वहीं V क्या है हमारा पोटेंशियल। ठीक, कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। SI यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। और फैरेड क्योंकि एक बहुत ही लार्ज यूनिट होती है, प्रैक्टिकली फैरेड इज ए लार्ज यूनिट। प्रैक्टिकली फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। इस वजह से जब भी आप देखेंगे तो क्या होगा, माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड, इस तरह के टर्म्स आपको दिखाई देंगे जनरल कैलकुलेशंस में। क्यों, क्योंकि फैरेड क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज यूनिट होती है। यहीं से अगर कैपेसिटेंस लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, C विल बी गिवन एज चार्ज स्टोर्ड बाय कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। चार्ज स्टोर्ड बाय कंडक्टर डिवाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल। यहां से अब कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो तो एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो क्या करना पड़े, बॉडी का पोटेंशियल 1 फैरेड से इंक्रीज करने के लिए जरूरत पड़े। अगर हम क्या करें, पोटेंशियल को 1 फैरेड रख दें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। यानी वो अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको सप्लाई करने के बाद बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर जाए, वो उस बॉडी का क्या कहा जाएगा, कैपेसिटेंस कहा जाएगा। ठीक, तो कैपेसिटेंस को अगर यहां से डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे, कैपेसिटेंस विल बी डिफाइंड एज, दूसरा डिफिनेशन की बात की जाए, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, amount of charge required to raise the potential of complete body by 1 volt. Potential of complete body by 1 volt. इसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे उस बॉडी का। पूरे बॉडी का क्या कर रहे हैं हम, पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, वो चार्ज क्या होगा, उस बॉडी के कैपेसिटेंस के बराबर होगा। ठीक, तो कैपेसिटेंस का दूसरा डिफिनेशन हो गया। हम आगे देखते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, किसी बॉडी का कैपेसिटेंस डिफाइन कर दिया। अब हमें किसी बॉडी का मान लीजिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। तो मान लीजिए कोई आइसोलेटेड बॉडी है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट।
अगर कोई आइसोलेटेड फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने क्या कहा, जब भी किसी आइसोलेटेड बॉडी का हमें कैपेसिटेंस देखना है तो हमने क्या कहा, सपोज ये बॉडी है हमारे पास, इसको हमने क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया तो इसके पास पोटेंशियल कितना आ गया होगा, V। अब हमें जब रेफरेंस पोटेंशियल लेना होता है, किसके रेफरेंस में V आया, तो हम कहते हैं क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हमारा, इंफिनिटी। इंफिनिटी विल बी टेकन एज जीरो रेफरेंस पोटेंशियल, जीरो रेफरेंस पोटेंशियल। तो जब भी आप क्या करेंगे, आइसोलेटेड फाइनाइट साइज बॉडी का हमें कैपेसिटेंस पढ़ना होगा तो हम इंफिनिटी को जीरो रेफरेंस पोटेंशियल मान लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसके कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। अब इस तरह समझिए, अगर इंफिनिटी से क्यू चार्ज यहां पे लाके रखा गया है तब क्या होगा, यहां से जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा वो कहां पे जाके टर्मिनेट करेगा, इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेगा। ठीक, तो अब इसका कैपेसिटेंस पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते हैं हम, वी विल सी दैट C विल बी, अब यहां पे अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, V विल बी गिवन एज माइनस ऑफ E डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू R, फ्रॉम इंफिनिटी टू R। हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल पता चल गया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, क्यू चार्ज सप्लाई किया गया है यानी Q बाई V। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C विल बी गिवन एज Q डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ E डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ठीक, तो इस तरह हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड बॉडी का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए सराउंडिंग में कोई और बॉडी होती है, रेफरेंस को हम क्या करते हैं, इंफिनिटी ना लेके किसी दूसरे बॉडी को ले लें, तब कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, व्हेन any other body is taken as reference, any other body is taken as reference body, तब क्या करेंगे हम, हमने क्या कहा, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक, A, ये कोई दूसरी बॉडी है B, क्यू चार्ज यहां से लेके हमने इसको सप्लाई किया, तो क्यू, जैसे हम इंफिनिटी से क्यू चार्ज लाके यहां पे रखते थे, हम कह रहे बी बॉडी से क्यू चार्ज लाके मैंने यहां पे रखा, तो अब क्या होगा, जैसे ही क्यू चार्ज सप्लाई करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, यानी लाइंस यहां से क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी कुछ इस तरह से और इस पे जाकर टर्मिनेट होंगी। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से वैरी करेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इस केस में मान लीजिए इस सिस्टम का हमें लिखना हो पोटेंशियल, तो कैसे लिखेंगे, कैपेसिटेंस लिखना हो इन दोनों का सिस्टम का पोटेंशियल हमें लिखना है। इसको हमने क्या मान लिया है, रेफरेंस बॉडी। दिस बॉडी इज टेकन एज रेफरेंस बॉडी। तब हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा, तो C विल बी गिवन एज Q चार्ज अगर हमने क्या किया है, यहां से यहां सप्लाई किया है, तो C विल बी गिवन एज Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। ये हमें क्या देगा, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस दे देगा। VA माइनस VB क्या देगा हमें, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस दे देगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, दो बॉडी जो एक दूसरे के उस किस में रखे हुए हैं, एक क्या कहिए किसी एक बॉडी को रेफरेंस बॉडी मानते हुए हम दूसरे का पोटेंशियल लिखते हैं, तब सिस्टम का जो कैपेसिटेंस डिफाइन किया जाता है कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है। अगर आइसोलेटेड बॉडी है हमारा, तब हम सिस्टम का कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इन्फिनिटी को जीरो रेफरेंस लेते हुए यहां पर हम सॉल्व करते हैं। तब आइसोलेटेड बॉडीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड स्फीयर का पोटेंशियल निकाल के देखेंगे, कैपेसिटेंस निकाल के देखेंगे कि आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा।
तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक, तो हमने कहा मान लीजिए कोई एक स्फीयर है, इसको हमने Q चार्ज सप्लाई किया, कहां से? इंफिनिटी से लाके Q चार्ज सप्लाई कर दिया यहां पर। तो अब इसका जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? तो पोटेंशियल विल बी गिवन एज KQ/R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4πε0। इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या है? 0 है। ठीक, यानी जो कैपेसिटेंस लिखना है क्या लिखा जाएगा? C विल बी गिवन एज Q/V, चार्ज सप्लाइड डिवाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल। तो Q चार्ज सप्लाई किया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? इतना हो गया। यानी अब क्या लिखेंगे? दिस विल बी गिवन एज Q/Q 4πε0R, यानी कितना आ गया? 4πε0R। तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4πε0R। इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्या बता रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब मान लीजिए इसके सराउंडिंग में एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तब क्या होगा? व्हेन सराउंडिंग मीडियम, सेकेंड केस की बात कर रहा हूं मैं अब, व्हेन सराउंडिंग मीडियम is of permittivity, relative permittivity ER, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लेते हैं, is of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। उस केस में क्या होगा? तो हमने क्या कहा? जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q/4πε0। इस केस में पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे? दिस विल बी गिवन एज Q/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। तो इस केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो कैपेसिटेंस विल बी गिवन एज Q/V विच विल बी इक्वल टू 4πε इंटू एप्सिलॉन R इंटू। तो दिस विल बी द कैपेसिटेंस व्हेन सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह कहते हैं, मान लीजिए कुछ पूरा का पूरा मीडियम इस तरह का ना हो, कुछ पार्ट ऑफ द मीडियम क्या हो जाए? डाइलेक्ट्रिक हो, कुछ पार्ट फ्री स्पेस हो, तब क्या होगा? क्योंकि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाके रख रहे हैं। तो थर्ड केस में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा इन थर्ड केस कुछ इस तरह का कंडीशन हो जाए, ये हमारा क्या है? सब्सटेंस है, और ये वाला मीडियम जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है, कुछ इस तरह से। ठीक, जहां पे हमें गिवन है ये डिस्टेंस कितना है? R2, ये डिस्टेंस कितना है? R1। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको एप्सिलॉन R गिवन है। ये क्या है हमारा? फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है इतना पार्ट। अब कह रहा है बताइए इसका कितना होगा कैपेसिटेंस? इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा इस केस में? अब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बताना है तो कैसे बताएंगे? देखते हैं। तो हम कहेंगे क्या? हमें मालूम है अगर हमें क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में क्यू चार्ज हमने सप्लाई किया तो कितना पोटेंशियल इसके पास आया, ये अगर हमें फाइंड हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल हमें फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे? V विल बी गिवन एज माइनस टाइम्स E डॉट dr, यही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना जरूरी है। तो जब रेडियस R1 से R2 के बीच में है, when x is greater than R1 and less than R2, यानी कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे लिखी जाएगी? तो E1 विल बी गिवन एज KQ, यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R x स्क्वायर।
इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ऐसे डिनोट किया जाएगा। जैसे ही इस रीजन के बाहर जाएंगे फ्री स्पेस आ गया, यानी दूसरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन r2। तो उस केस में E2 की वैल्यू क्या होगी, q/4πε0x²। ठीक, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ड्यू टू दिस स्फीयर आउटसाइड दिस, तो यही होगा इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये होगा। यानी हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल विल बी गिवन एज, ऐसे निकाल लेते हैं यहां पे, पोटेंशियल विल बी गिवन एज माइनस, कहां से कहां आए हम, इन्फिनिटी से R2 पर आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2.dr प्लस, इसके बाद हमने क्या किया, R2 से R1 गए, R2 से R1 गए, इस केस में E1.dr वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू हमें मालूम है तो हम क्या कहेंगे, V विल बी गिवन एज माइनस टाइम्स इन्फिनिटी से R2, E2 की वैल्यू कितनी है, q/4πε0x² प्लस माइनस है तो माइनस ऑफ प्लस क्या बन जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस ऑफ प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस R2 से R1, E1 की वैल्यू कितनी है हमारी, q/4πε∈r(x²)dx। जो कांस्टेंट टर्म बाहर है बाहर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, v विल बी गिवन एज माइनस टाइम्स, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इनसाइड में क्या बचेगा, q/4πε1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x, लिमिट कहां से कहां है, इन्फिनिटी से R2 प्लस, इसी तरह q/4πε∈r, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी -1/x, लिमिट कहां से कहां है, R2 से R1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी हमें क्या मिल जाएगा, v विल बी गिवन एज, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेता हूं, q/4πε0, पूरे में कांस्टेंट है, बचेगा कितना, 1/r2, इन्फिनिटी रखेंगे, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे रखिए, प्लस 1/r इंटू R1 माइनस 1/r इंटू R2, ये आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, एप्सिलॉन बाहर था, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया गया, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, v विल बी गिवन एज q/4πε0 इंटू εr इंटू R1 R2, एलसीएम लेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा, R1 प्लस, ऊपर कितना आएगा हमारा, इसको एप्सिलॉन R भी आएगा, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, यहां पे कितना आएगा हमारा, एप्सिलॉन R R1 प्लस R2 माइनस R1, यानी कितना आ गया ये, q/4πε0 R1 इंटू R2, ऊपर कितना बच गया हमारा, R2 प्लस R1 इंटू εr -1, ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। Q चार्ज सप्लाई करने पे इतना पोटेंशियल हुआ है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C विल बी डिवाइडेड इक्वल टू Q/V, तो कितना हो गया हमारा, Q डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू रख दीजिए, Q टाइम्स R2 प्लस R1 टाइम्स εr -1 डिवाइडेड बाई 4πε0 εr1 इंटू R2, Q से Q कैंसिल आउट, यानी क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट, 4πε0 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 टाइम्स
एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो दिस विल बी द कैपेसिटेंस। जब क्या था, पहले हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ था और बाद में क्या रखा हुआ था, हमारा फ्री स्पेस था। तो इन्फिनिटी से किसी आइसोलेटेड स्फीयर के लिए जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से उसका कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। फ्री स्पेस होता तो डायरेक्ट हम कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिमम चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। हमने कहा मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, किसी यूनिफॉर्म शेप का, नॉन यूनिफॉर्म शेप का। अब होगा क्या, जब इसको हम चार्ज सप्लाई करते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, तो चार्ज के साथ क्या करता है, इसका पोटेंशियल वेरी करता है। क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी इक्विपोटेंशियल। चार्ज डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट भले चेंज करे, चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। यानी इसके सरफेस को क्या मानेंगे हम, इक्विपोटेंशियल मानेंगे। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन चार्ज इज supplied to the body, when charge is supplied to the body, then electric field strength will vary according to vary at different position of conductor according to charge density at that point, charge density at that point, but potential will be uniform throughout every point. बट हम सेकेंड पॉइंट क्या कहेंगे, सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी इक्विपोटेंशियल। सरफेस क्या होगा, उसका इक्विपोटेंशियल होगा, यानी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लीजिए हम कहते हैं सराउंडिंग का ब्रेक डाउन जब हो रहा है, जब सराउंडिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग मीडियम ब्रेक डाउन जस्ट करने वाला है, उस इंस्टेंट पे जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा। जिस चार्ज को हमने सप्लाई करने के बाद किया है, जस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया, यानी अब डाइलेक्ट्रिक क्या करने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है। तो उस समय जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा। और सराउंडिंग का जो पोटेंशियल होगा, या कहीं जो सरफेस का पोटेंशियल होगा, वो ब्रेक डाउन पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि जो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हमने अचीव करा दिया है इसको, यानी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ को अचीव कर लिए हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ पे जो आपका पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इस इंस्टेंट पे सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ये अलग बात है कि ब्रेकडाउन सिर्फ इसी पॉइंट पर होगा, ब्रेकडाउन जो हो रहा है सिर्फ इस लोकेशन पे हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है। लेकिन पोटेंशियल क्या है, हर एक पॉइंट का सेम है, यानी जो यहां का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा। यानी हम कहें जो इसका ब्रेक डाउन पोटेंशियल है उस इंस्टेंट पे क्या है, चार्ज मैक्सिमम है। तो हम लिखेंगे क्या, हमें मालूम है Q इक्वल टू होता क्या है, C इंटू V। यानी इस केस में क्या लिखा जाएगा, Q max will be given as C into VB, जहां पे VB क्या डिनोट कर रहा है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। यानी उस इंस्टेंट पे जब क्या करने वाला है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और Q max क्या है हमारा, मैक्सिमम चार्ज होल्ड बाय कंडक्टर। क्योंकि इसके बाद चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा, लीक होना चल जाएगा, यानी फर्दर आप चार्ज स्टोर नहीं कर सकते।
मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय कंडक्टर। ठीक, तो हमने जब ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया तो उस समय जो पोटेंशियल होगा वो डिफाइन करेगा हमारे मैक्सिमम चार्ज को। कैपेसिटेंस तो बेचारा वैसे ही, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस पे डिपेंड करता है? क्यू मैक्स अगेन डिपेंड करेगा इसके शेप एंड साइज पर। ठीक, अगर क्या है कैपेसिटेंस शेप सेम है, शेप को क्या कर दिया जाए, थोड़ा और ज्यादा शार्प कर दिया जाए। जितना ज्यादा शार्प करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तेजी से इंक्रीज करेगा, जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा ब्रेक डाउन भी उतना जल्दी होगा, और ब्रेक डाउन उतना जल्दी होगा यानी क्यू मैक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो इस तरह हमने क्यू मैक्स को क्या किया, डिफाइन किया। तो ये आइसोलेटेड केसेस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, ऐसे हमने क्या कहा था, किसी को हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को सराउंडिंग में रख देते हैं, तब क्या होगा, तब कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो जब किसी को हम सराउंडिंग में रखते हैं तो कैसे चीजें वेरी करती हैं, तो उसको समझने के लिए हम पहले बात करेंगे चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज शेयर कैसे होगा। हमने कहा एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है। इनिशियली इसके पास चार्ज कितना था, Q1, इसके पास चार्ज कितना है, Q2। पोटेंशियल इस इंस्टेंट पे गिवन है कितना है, V1, इस बॉडी का पोटेंशियल कितना है, V2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया थ्रू वायर। इस स्विच है, इस स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। तो चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, charges will flow from one conductor to another, from one conductor to another. Till potential of both conductor becomes same. Till potential of both conductor becomes same. कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो हमने क्या कहा, जिस इंस्टेंट पोटेंशियल सेम होगा, मानते हैं फाइनली चार्जेस क्या हो गए हैं, फाइनली इसके पास चार्ज आ गया है Q1, इसके पास चार्ज आ गया है Q2। क्योंकि इनिशियली जो चार्ज था, चार्ज कहीं एक्स्ट्रा बाहर से तो दिया नहीं गया है, यही चार्ज क्या किए हुए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या कहेंगे, जो इनिशियल चार्ज थे और जो फाइनल चार्जेस, उनका सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। जहां ये क्या है, इनिशियल चार्जेस है, ये क्या है हमारा इनिशियल चार्जेस, और ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा फाइनल चार्जेस को, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा फाइनल चार्जेस को। अब यहां पे देखिए, हमने कहा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो इनिशियली हम क्या कहेंगे, क्या था हमारा C1 प्लस V प्लस C2 प्लस V। ये क्या है, चार्जेस की वैल्यू लिख रहे हैं। देखिए यहां पे Q1 की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, C1 V1। तो कैपिटल Q1 की वैल्यू हमने रख दिया C1 V1। इसी तरह Q2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, C2 V2। स्मॉल Q1 की वैल्यू इसी तरह क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस तो अब दोनों का C1 और C2 ही रहेगा, पर पोटेंशियल क्या हो चुका है, फाइनली सेम हो चुका है। यानी क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। इसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी यहां पर, तो यहां से हमें V की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
V will be given as C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2। जहां पे ये V क्या है हमारा कॉमन पोटेंशियल, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा कॉमन पोटेंशियल। अगर इसी को चार्जेस के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V will be given as C1V1 plus C2V2 है क्या Q1 plus Q2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2। अब हमसे कोई कहे स्मॉल Q1 और Q2 की वैल्यू बताइए, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि V की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें क्या पता चल चुकी है V की वैल्यू, तो V की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम क्या कहेंगे Q1 इज गिवन एज C1 इंटू V। वही Q2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, Q2 विल बी गिवन एज C2 इंटू V। इन वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी C1 टाइम्स Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वही फाइनल चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा, C2 टाइम्स Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इस तरह हम फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा इन कंडक्टर्स के ऊपर। पहले Q1 और Q2 था, जैसे ही हमने कनेक्ट किया चार्जेस क्या किए, फ्लो किए। कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, कॉमन पोटेंशियल विल बी गिवन है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये हमने डिफाइन कहां किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। जो इनिशियल चार्जेस थे वही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी इनिशियल चार्जेस का सम किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल चार्जेस के बराबर। और हमें मालूम है कि Q इक्वल टू होता क्या है, C इंटू V। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, Q1 की वैल्यू C1V1 बन गया, Q2 की वैल्यू C2V2। सिमिलरली स्मॉल Q1 और Q2 की वैल्यू हमने रख दी, यहां से हमें V पता चल गया। V की वैल्यू मालूम है तो हमने Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरह चार्जेस क्या करते हैं, शेयर करते हैं दो आइसोलेटेड जो कंडक्टर्स हैं या कई कैपेसिटर्स हैं उनके बीच में। अब हमारा यही क्या हो जाए, जो रेफरेंस फ्रेम इन्फिनिटी था वहां उठा के हम क्या कर दे, किसी बॉडी को कर दे। तो उस केसेस में कैपेसिटर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। अगर कोई टू बॉडी सिस्टम है तब उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कहा सपोज एक कंडक्टर है, इसके सराउंडिंग में दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है। ये इनिशियली क्या है हमारा, न्यूट्रल है। या सबसे पहले लगते हैं कि हम सिर्फ एक ही कंडक्टर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ही कंडक्टर है, इसको हमने इन्फिनिटी से Q चार्ज लाके सप्लाई किया। हमने क्या किया, इन्फिनिटी से Q चार्ज लाके सप्लाई किया यहां पर। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा कितना होगा इसका, अगर इसका रेडियस r है तो V विल बी गिवन एज KQ/R, तो पोटेंशियल V हो जाएगा। कैपेसिटेंस इस केस में कितना डिफाइन किया जाएगा, तो C विल बी गिवन एज Q/V। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस इतना हमें मिला क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब इसी के सराउंडिंग में मैंने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लाके रख दिया, तब क्या होगा, कुछ ऐसे देखते हैं। मैंने क्या कहा, ये तो था ही, इसके सराउंडिंग में मैंने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लाके रख दिया। इन्फिनिटी से हमने Q चार्ज इसको सप्लाई किया। अब जैसे ही Q चार्ज सप्लाई होगा इसका कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, कितना होगा, V। अब सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में क्या रखा हुआ है, एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल कंडक्टर क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस करेगा ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, इसके ऊपर कुछ इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करेगा कि नेगेटिव चार्जेस इस सरफेसेस पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। अब देखिए इस सिस्टम का अब पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। इस पार्ट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना है, सपोज V माइनस है। इस वाले पार्ट का पोटेंशियल सपोज हम मान लेते हैं V प्लस है। ठीक, अब यहां पे देखिए ये दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन V की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। क्यों, इसका सेंटर की बात करेंगे, चार्जेस का सेंटर कहां पे लाई करेगा, तो आप कहेंगे इसका सेंटर कुछ इस पोजीशन पर लाई करेगा, नेगेटिव चार्जेस का। वही पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर की बात करिए तो वो कहीं इस पोजीशन पे लाई करेगा। तो क्योंकि दोनों का पोजीशन डिफरेंट है तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद
ये पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी जब आप नेट पोटेंशियल लिखेंगे इस बॉडी पर तो हम क्या कहेंगे, जो नेट पोटेंशियल है V डैश विल बी कितना हो जाएगा, पहले से पोटेंशियल था कितना V, इसकी वजह से और कितना पोटेंशियल आया, क्योंकि निगेटिव आएगा तो माइनस आएगा V माइनस, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा प्लस V प्लस। ठीक, तो ये इसका नया पोटेंशियल हो जाएगा, किसका, इस बॉडी का। अब हमने क्या कहा, V माइनस और V प्लस सेम तो है नहीं, सेम नहीं है मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो अब V डैश की वैल्यू V से ज्यादा हो कि कम, कैसे पता लगाएंगे, तो हम कहेंगे V माइनस अगर हमें लिखना होता तो क्या लिखा जाएगा, KQ बाई R1, V प्लस क्या लिखा जाएगा यहां से KQ बाई R2, और हम ये श्योरली कह सकते हैं कि ये जो R1 है वो R2 से क्या है, कम है। R1 क्या है, R2 से कम है। R1 कम है यानी V माइनस विल बी ग्रेटर देन V प्लस, V माइनस V प्लस से ग्रेटर देन है यानी इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, कम हो जाएगी। ये माइनस प्लस से ज्यादा है यानी इन दोनों को ऐड करने के पास एक माइनस क्वांटिटी आएगी जो इसमें से क्या हो रही होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, V डैश विल बी लेस देन V, हमारा क्या होगा, V डैश जो है फाइनल पोटेंशियल है इस बॉडी का, वो क्या कर गया, रिड्यूस कर गया, कम हो गया पहले से। यानी पहले कैपेसिटेंस C था तो अब नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C डैश विल बी गिवन एज Q बाई V डैश, क्योंकि V की वैल्यू रिड्यूस आपका क्या कर गई है, रिड्यूस कर गई है। इसका मतलब क्या हुआ, नया कैपेसिटेंस, इन दोनों का हम कंपेयर करें, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या कहेंगे, on comparing case 1 and 2 we can say that C dash will be greater than C, यानी इसके सराउंडिंग में अगर हम लाके कोई कंडक्टर रखे तो क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, ये और ज्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ा लिया। अब यानी अब यूनिट चार्ज पे पोटेंशियल 1 वोल्ट से आपको सप्लाई करना है तो और ज्यादा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, यानी अब ये और ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। कब, जब पहले आइसोलेटेड था, हमने क्या किया, कंडक्टर बगल में लाके रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या कर गया, इसका इंक्रीज किया, अभी हमने देखा। अब कहते हैं मान लीजिए इस कंडक्टर को हम क्या कर दें, अर्थिंग कर दें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो थर्ड केस को देखते हैं। तो इन थर्ड केस, अब बात करेंगे हम थर्ड केस की, तो हमारा ये कंडक्टर है पहले से रखा हुआ है, Q चार्ज हम लाके इसको दे दिए हैं, तो प्लस चार्जेस इसके ऊपर आ गए होंगे, हमने कितना चार्ज लाके दे दिया है, Q चार्ज। अब इस वाले को हमने अर्थिंग भी सप्लाई कर दी है, तो अब यहां पे क्या हो रहा होगा, जो ये पॉजिटिव चार्जेस थे वो फ्लो करके अर्थ के पास चले जाएंगे, यानी इसके पास बचेगा क्या, सिर्फ निगेटिव चार्जेस। अब देखिए, अब जो इसका नया पोटेंशियल होगा कैसे लिखा जाएगा, नया पोटेंशियल V डबल डैश मान लेते हैं। तो पहले जब आइसोलेटेड था पोटेंशियल कितना था, V, अब यहां पे सिर्फ यही वाला पोटेंशियल है यानी V माइनस ऑफ V माइनस, तो निगेटिव चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहां पे प्लस V भी आ रहा था जिसकी वजह से V डैश की वैल्यू जरूर क्या होगी, V डबल डैश से ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे, जो नया पोटेंशियल बना आफ्टर अर्थिंग वो तो इसके पिछले वाले पोटेंशियल से भी कम हो गया, और इससे कम है तो एक्चुअल पोटेंशियल से कम तो होगा ही, दिख ही रहा है हमें माइनस किया गया है। यानी अब जो कैपेसिटेंस आएगा आफ्टर अर्थिंग वो क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन C डैश, यानी इसका कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो इन तीनों केस में सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस कब है, जब इसका अदर वाला पार्ट हमने क्या कर दिया है, अर्थिंग में कर दिया है। तो जब भी आपको कैपेसिटर यूज करना है और हमें क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस रखना है बॉडी का, तो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग वाले ऑब्जेक्ट को अर्थिंग सप्लाई कर देंगे। तो उस केस में जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे दिख रहा है हमें, इस केस में कैपेसिटेंस विल बी मैक्सिमम। तो अब पूरा अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा थर्ड केस का, फिर सेकंड केस का, उसके बाद फर्स्ट केस का। यानी कोई कंडक्टर आइसोलेटेड रखा हुआ है तो सबसे कम होगा पोटेंशियल,
उसके बाद हम क्या किए, उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ला के रख दिए, तो पोटेंशियल उसका क्या हो गया, और घट गया। पोटेंशियल घट गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। और वहीं जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस बॉडी था उसको हमने अर्थिंग कर दिया, तब उसका कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी इस वाले केस में क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। ठीक, तो इस तरह जब कोई बॉडी सराउंडिंग में लाके रखा जाता है तो टू बॉडी सिस्टम की कैपेसिटेंस वेरी करती है। हम चाहते हैं ज्यादा चार्ज स्टोर करना, तो क्या करेंगे, आप आइसोलेटेड यूज करेंगे कि टू बॉडी सिस्टम यूज करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड में कैपेसिटेंस कम है, वो ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। जैसे ही हमने दूसरी बॉडी को लाके रखा तो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। हम कैपेसिटेंस ज्यादा रखना चाहते हैं तो कैसा यूज करेंगे, टू सिस्टम यूज करेंगे, टू बॉडी सिस्टम, ताकि क्या रहे, कैपेसिटेंस हमारा ज्यादा रहे, हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। अब टू बॉडी सिस्टम का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट केसेस में, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू एवरीवन।